आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आज हम लोग किसान आंदोलन से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। अभी अचानक 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन की रैली जो पूर्व निर्धारित थी वो आकस्मिक रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ लेते हुए लाल किले के झंडा उतारने तक पहुंच गई और पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस परिचर्चा में हमारे साथ हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में और शिक्षण के क्षेत्र में काफ़ी दिनों से इनका योगदान रहा है, लेकिन इसके साथ इनका भी मूल जो पेशा है और आधार है वो किसानी है। पिछले 20 सालों से जैविक कृषि और बाकी अन्य प्रकार की कृषि में ये अपना काम करते रहे हैं और वही काफ़ी अनुभव है इनका, तो इस पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नरेंद्र सर हैं ये। तो मुख्य हमारा पहला सवाल जो होगा, ये अभी जो लाल किला पर आंदोलन का जो रूप देखने को मिला कि झंडा उतारा गया, एक झंडा लगाया गया, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये लाल किला पर झंडा लगाना या किसान आंदोलन थोड़ा सा इसको हम लोग इंडिया से बाहर ले जा कर के देखते हैं। पूरे विश्व में 2 घटनाएं घटी हैं और दोनों घटनाएं लोकतांत्रिक देशों में घटी हैं। एक अमेरिका में आपने देखा, वह घटना भी अमेरिका के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा था, और एक इंडिया में जो लाल किला पे किसान आंदोलन के आड़ में जो कुछ भी हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों घटनाएं प्रजातांत्रिक देशों में घटी जी, और दोनों 1 महीने के अंदर ही घट गई हैं। तो अगर वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी योजना चल रही है प्रजातांत्रिक देशों को अस्थिर करने का जी। और वह अस्थिरता आप किसी संवेदनशील विषय पर आंदोलन के माध्यम से ही ला सकते हैं। अच्छा। भारत में लाल किले पे जो कुछ भी हुआ है वह भी 26 जनवरी के दिन हुआ है। तो आपको लगा होगा कि 26 जनवरी के दिन ही ट्रैक्टर मार्च निकाला गया जी। इसके लिए समय निर्धारित पहले से किया गया था जी। तो उसी दिन का चयन हुआ और लाल किले पर ही वह घटना घटी है। तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। अब इसको किसानों ने अंजाम दिया है या किसानों के बीच में घुस करके किसी और ने दिया है, या किसान समझ नहीं पा रहे हैं और उनके बीच में कोई और है या उनके पीछे से कोई है जी। इसका मतलब है कि ये आंदोलन सिर्फ किसान नेता सामने हैं, कहीं और से कंट्रोल हो रहा है। ये आप भी इसी तरफ इशारा करना चाहते हैं? मेरा इशारा इस तरफ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं संशोधन करूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसान इस आंदोलन के पीछे से किए जा रहे कार्यों को समझ नहीं पा रहे हैं जी। जैसे होता है कि कुछ किसान अगर समझ रहे हैं कि मेरे पीछे कोई वैसी विध्वंसकारी शक्ति काम कर रही है, फिर भी मैं आंदोलन कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे कोई वैसा किसान नहीं होगा जो लाल किला से तिरंगा उतार देगा। लाल किला से तिरंगा उतारना किसी वैसे देश के लिए मतलब नारेबाजी करना या किसी वैसे संगठन के लिए नारेबाजी करना जिसे भारत के लोग और भारत पसंद नहीं करता है। तो निश्चित तौर पर मेरा इशारा उन तरफ है कि किसान इन चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं और उनके बीच में घुस करके या उनके मैनेजमेंट में या उनके कमेटी में घुस करके कुछ लोग कुछ संसाधनों के आधार पर। इस घटना के बाद जी एक किसान नेता जो राजेश टिकैत जी हैं या राकेश टिकैत जी हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था जिसकी काफ़ी भर्त्सना हुई थी कि मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं और कहीं कुछ हुआ ही नहीं है हंगामा। तो इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पूरा देश तो यही देख रहा है कि किसान के कुछ नेता हैं और उन नेताओं के तरफ से भी अपने इस स्टेप्स को या तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी की पूरी ट्रेडिशनल चीज़ है जो उन्होंने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब आप भारतवर्ष में किसी चीज़ को सिरे से नकार नहीं सकते, क्योंकि साक्ष्य के तौर पर मीडिया के कई स्वरूप आपके सामने होते हैं और साक्ष्य भी सामने होते हैं। तो अगर आपने ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर अब गैर जिम्मेदार ही नहीं, इन सब चीज़ों से एकदम नज़रअंदाजी करके संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जाकर
आपने ये बयान दिया है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में एकदम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो अभी सामयिक घटना थी, इस पर आपका विचार हम लोगों को सुनने को मिला, लेकिन एक किसान के रूप में जो आपका अपना अनुभव रहा है, उस रूप में आप इस कानून को कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? ये कानून सही में उतना बुरा है जितना किसानों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, या किसान नेताओं की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, या इसमें सरकार का जो स्टैंड है कि आप सिर्फ संशोधन बताइए और हम उस पर तैयार हैं? तो इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? थोड़ा सा लंबा विषय है, मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूँगा पीछे। भारत में जो भी आंदोलन हुए हैं उनके परिणाम भले ही परिवर्तनकारी रहे हों, प्रभाव दीर्घकालिक नहीं रहे हैं जी। तो ये तय बात है कि भारत के लोग किसी भी चीज़ को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो उनके मन में उसको लेकर के कहीं कुछ ऐसा नहीं रहता है कि इसको मैं जीवन भर ढोते रहूँगा। इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में दलीय व्यवस्था है। अगर किसी दल की सरकार आती है, किसी दल की सरकार चुनी जाती है, तो ये तय है कि वह दल अपने हिसाब से ही कोई ना कोई बिल लाएगा और उस बिल का इम्प्लीमेंट करना चाहेगा। यहाँ थोड़ा सा संशोधन मैं ये करूँगा कि अब यहाँ के लोगों को किसी भी बिल के लाने से पहले उन्हें या तो मानसिक तौर पर और नहीं तो व्यवहारिक तौर पर आपको तैयार करना होगा। अब अचानक से कोई चीज़ किसानों पे आप थोप देते हैं जिनके बारे में किसान जानते ही नहीं हैं जी, तो उनको दिग्भ्रमित किया जा सकता है आसानी से कि भाई ये बिल जो है आपके विरोध में है, आप इसका विरोध नहीं करोगे तो आपकी खेती बर्बाद हो जाएगी, आपकी ज़मीन छीन जाएगी, आप गुलाम हो जाओगे। इन सब चीज़ों से किसान भड़कते हैं और उनके अंदर की संवेदनशीलता जगती है जी। कोई भी बिल लाइए, हर पार्टी आती है अपने मन माफिक बिल लाती है, लेकिन अपने आइडियोलॉजी के हाँ अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बिल लाती है। किसान एक ऐसा तबका है भारतवर्ष का कि उसको हर कोई अपने तरीके से समझा भी लेता है जी। बस इतना ही है कि ये बिल जो लाई है केंद्र सरकार ने, इस बिल को पहले या तो आप समझा लिए होते, नहीं तो आप उसको व्यवहारिक तौर पर कहीं थोड़ा करके इम्प्लीमेंट किए होते। थोड़ा और प्रिसाइज करूंगा अपने प्रश्न को जी कि इस बिल में जो 3 प्रावधान हैं जी, उसमें सबसे बड़ा विवादास्पद जो चीज़ है वो है काला बाजारी को लीगलाइज करना जी, कि होर्डिंग को परमिट कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया जी, कि कोई लिमिट नहीं रहेगी। जो आवश्यक वस्तुओं से संबंधित पहले एक सीलिंग था कि इससे ज़्यादा आप होर्डिंग नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, जी, सही बात। तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? ये थोड़ा सा किसानों के खिलाफ है जी। ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार को तो शुरुआत में ही बोलना चाहिए था कि काला बाजारी हम हटा देंगे। हाँ जी, यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ ना कि संशोधन की आवश्यकता है जी, और इसको किसान भी समझें, लेकिन किसानों को समझाने का काम भी सरकार की भी है जी। आप किसानों को किस तरीके से समझा पाते हैं। अगर कोई संस्था या कोई व्यक्ति या कोई शक्ति किसानों के पीछे से आकर के उन्हें भड़का रहा है तो इसका मतलब कि वो सरकार पर भारी पड़ रहा है जी। सरकार का तंत्र किसानों को अपने पक्ष में समझा पाने में अगर असफल रहा है तो इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है जी। इसमें थोड़ा सा सरकारी तंत्र को आगे आना पड़ेगा। अब इसमें एक और बात है जो देखने को मिल रहा है न्यूज़ के माध्यम से जी जी, कि किसानों में जो भीड़ दिखाई पड़ रही है उसमें केवल पंजाब और हरियाणा के लोग दिख रहे हैं। क्या पूरे देश में किसान या तो एकदम जागरूक नहीं है, जागरूकता की बहुत कमी है जिससे इस बिल या इस एक्ट में जो कमियां हैं, जो किसान विरोधी चीज़ें हैं उससे वो अवगत ही नहीं हो पाए हैं, या किसानों को पूरे देश में किसान केवल 2 ही राज्य में है? क्या नहीं, एकदम नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि मतलब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं रोहतास का रहने वाला हूँ। यहाँ धान का कटोरा रोहतास को कहा जाता है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब के कई भागों से रोहतास और कैमूर के जो इलाका है इसमें उत्पादन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है पंजाब के औसतन। जी जी। थोड़ा सा जैसे मैंने कहा ना कि सरकार ने किसानों को उस बिल के बारे में समझाने का प्रयास नहीं किया या प्रयास किया तो असफल रही सरकार। उसी तरीके से जो लोग आंदोलन को लेकर के आगे आए थे उन्होंने अपने को केंद्रित रखा पंजाब और हरियाणा के आसपास जी। और शुरू में तो यही लगा सबको, पूरे देश को लगा कि ये तो पंजाब हरियाणा का विषय है जी।
उनको भी आंदोलन अगर करना था तो पूरे भारतवर्ष में एक तैयारी होती, एक यात्रा निकालते। ऐसा नहीं था कि ये बिल पास हो गया है, चाहे ये बिल आई है तो ये सरकार मतलब 2 दिन में जा रही है। सरकार को रहना है, 4 वर्ष रहना है। आप इसके लिए तैयारी करते, बड़े विषय पर हर राज्यों में आप इसका आंदोलन खड़ा करते तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम अब तक निकल गए होते। लेकिन आप लिमिटेड लोगों को लेकर के और लिमिटेड स्टेट को लेकर के सामने आए और बाद में अब आपने शुरू किया कि नहीं भाई बिहार से भी आंदोलन शुरू होना चाहिए, झारखंड से भी होना चाहिए, बंगाल से भी आना चाहिए, यूपी से भी आना चाहिए, देश के हर कोने से। तो इसकी तैयारी आपको करनी थी। शुरुआत में तो आपने सोचा कि इनके आह्वान के बाद भी रिस्पांस उतना नहीं, अच्छा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में रिस्पांस नहीं जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि इन्हीं के ऊपर जिन लोगों ने भी आंदोलन को खड़ा किया है सिर्फ इन्हीं को फोकस करके किया है, न कि देश के बाकी राज्यों के किसानों को फोकस किया है। अभी मतलब मैं आपको बताऊं, मैं किसान नेता नहीं हूं, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों से कायदे से शुरू में ये लोग बात भी नहीं किए हैं। जब आंदोलन खड़ा हुआ और आंदोलन थोड़ा सा चर्चा में आया, उसके बाद चीज़ें आई मीडिया के माध्यम से, जो किसान संगठन है वो आगे आने लगे, कुछ पॉलिटिकल संगठन भी उनके साथ जुड़कर विरोध प्रदर्शन शुरू किए, लेकिन ऐसा पहल हुआ नहीं। तो कहीं ऐसा तो आप नहीं कहना चाहते कि किसी जिन राज्यों में किसी विशेष राजनीतिक दल का विशेष प्रभाव है, सिर्फ उन्हीं राज्यों में किसान आंदोलन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है प्रभावशाली, बाकी राज्यों को छोड़ दिया गया है? अब जिन चीज़ों की तरफ आपका इशारा है उसको मैं स्पष्ट कर ही देता हूँ। केंद्र सरकार का बिल क्या है, कैसा है, ये तो डिबेट में कई बार आ चुका है, किसान बिल। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस आंदोलन को खास तौर पर उन्हीं राज्यों में ज़्यादा बल मिल रहा है जहाँ केंद्र सरकार के जो एलाइज हैं उनकी सरकारें नहीं हैं, और उस आंदोलन को मतलब वहाँ कुछ सपोर्ट भी है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बट किसानों के प्रति अगर सिंपैथी है और किसानों के लिए कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो इसका परिणाम निकालने का अलग से उपाय सोचना होगा। इस तरीके के आंदोलन करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। किसान बदनाम होंगे जो कि इसमें शामिल नहीं हैं। बाहर की शक्तियां किसानों को बदनाम करने में जुटी हुई हैं। ऐसा प्रायः आंदोलनों में देखा जाता रहा है। आपने अभी पिछले सवाल में इसका उल्लेख भी किया कि आंदोलन भारत के इतिहास में जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिले हैं, या उसका जो रिक्वायर्ड जो रिजल्ट होना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग वो भी नहीं हो पाता है। सर्वोदय आंदोलन के समय में भी हुआ कि छात्र से शुरू हुआ, लेकिन उसमें फिर पॉलिटिक्स ही निगेटिव हुई, उसका दीर्घकालिक परिणाम बहुत निगेटिव रहा जी। आज भी हम लोग उसको झेल रहे हैं बहुत हद तक। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ तो आंदोलन का जो बाई प्रोडक्ट था, जो लोग उससे जुड़े हुए थे वो लोग शुरुआत में एक कैंपेन चला रहे थे कि हमारी पार्टी से वही जुड़ेंगे जो 25,000 से ऊपर सैलरी न लेने के लिए बॉन्ड लिख करके देंगे, और आज सबसे ज़्यादा सैलरी वही लोग पा रहे हैं, अपने यहाँ संशोधन करके लाए। तो ये सारे जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं भारत के आंदोलन से, तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा आंदोलनों से, और बिहार या उत्तर प्रदेश या अन्य क्षेत्र के किसान इस आंदोलन से एक्टिवली नहीं जुड़ पा रहे हैं? उसका ये कारण एक हो सकता है कि पिछले आंदोलन का दुष्परिणाम वो लोग देख चुके हैं। ये तो होना ही है। मैंने आपको पहले से ही कहा था कि पूरे भारतवर्ष में मतलब किसानों की संख्या मुझे लग रहा है कि 80% के आसपास है पूरी जनसंख्या के। तो अब मैंने पहले आपको बताया कि किसानों को समझाना बहुत आसान है जी, मजदूरों को समझा लेना बहुत आसान है, और कोई भी आंदोलन खड़ा करने के लिए किसानों और मजदूरों को बहुत बड़ा हथियार के रूप में उपयोग पहले से भी होते आया है, आज भी होगा और आगे मतलब होने की संभावना है। और ये भी तय है कि कोई भी आंदोलन किसी इशू को लेकर के खड़ा होगा और वो डाइवर्ट होगा, लास्ट में उसकी परिणति अंत में जा कर के पॉलिटिकल होगी जी। उसकी परिणति पूरी की पूरी पॉलिटिकल होगी। आप देख लीजिएगा यह किसान आंदोलन अगर सही दिशा में नहीं गया तो इसके भी रिजल्ट आएंगे पॉलिटिकल, पूरे के पूरे पॉलिटिकल आएंगे। और मुझको तो इस बात का भी डर है कि अगर विपक्ष को मैं कहूँ
जब तक से नया मुद्दा नहीं मिल जाता है तब तक से ही यह किसान आंदोलन चलने वाला है। जैसे ही नया मुद्दा मिलेगा किसान आंदोलन नहीं चलेगा, क्योंकि किसान उन लोगों के लिए एक मोहरे के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में भी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई थी और किसान उस कमेटी के किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिए। सरकार भी थोड़ी बैकफुट पर आने के लिए तैयार हुई कि ठीक है, हम 1.5 सालों तक ये सुनिश्चित करेंगे कि 1.5 सालों तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। उसके पहले चर्चा होगी और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में किसान पार्टिसिपेट करने के लिए राजी नहीं हुए तो सरकार ने एक कंबाइंड ग्रुप बनाने के लिए भी तैयार अपनी हामी भर दी, सहमति दे दी। तो इन सब चीज़ों के बावजूद अगर किसान ये ट्रैक्टर रैली निकालते हैं तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने आपसे पहले कहा था कि इस आंदोलन को सही स्वरूप देने के लिए पूरे देश भर में किसानों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर आप इस बिल का सही विरोध कर रहे हैं तब, अगर सिर्फ और सिर्फ इसको एक आंदोलन के रूप में चलाना चाहते हैं कि ये भाई एक आंदोलन है इसको मैं चलाऊंगा, तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जब सरकार ने आपको 1.5 वर्षों का समय दिया है, 1.5 वर्षों का समय कम नहीं होता है। 1.5 वर्षों में नहीं, 6 महीने में आप पूरे देश में भ्रमण करके जो एनर्जी आप लगा रहे हैं दिल्ली के सड़कों को जाम करने, उस पर ट्रैक्टर दौड़ाने में, वह ऊर्जा अगर आप देश में घूम करके किसानों को समझाने में लगाएंगे और किसानों को इस बिल की एक एक प्रति पढ़ करके सुना देंगे, और इसके लिए संसाधन भी आपके पास काफ़ी है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यह आंदोलन देशव्यापी नहीं हो जाएगा। यह आंदोलन देशव्यापी हो जाएगा, लेकिन अगर इसके रास्ते सही हों। अब 1.5 साल का समय सरकार ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी गठित कर दी। भाई आप कोर्ट से ऊपर नहीं हैं, अब कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे, आप लाल किले पे जा करके दूसरा झंडा फहरा देंगे और फिर कहेंगे कि किसान आंदोलन। किसान कहाँ ये सब करता है? कभी देखे हैं? कभी किसी ने देखा है? किसान कभी ऐसा नहीं करता है। अगर किसान ऐसा कर रहा होता तो भारत में लोकतंत्र नहीं होता, निश्चित तौर पर यहाँ की जो प्रणाली है वो बदल गई होती। 1.5 साल का समय काफ़ी होता है, मैं कह रहा हूँ 6 महीने का समय काफ़ी होता है। आप रीस्टोर हो जाएंगे और आराम से देश भर के किसानों को समझाएंगे, कमेटियां बनाएंगे, अलग अलग कमेटियां बना करके लोगों को अधिकृत करेंगे, हर राज्यों में किसानों को निष्पक्ष रूप से समझाएंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार भी इसको सुनेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि सरकार को सही आंदोलन और आंदोलन के सही लक्ष्यों के सामने झुकना ही पड़ेगा, लेकिन अब इसके रास्ते सही हों, लक्ष्य सही हो तब। एक किसान के रूप में आपके नज़र से आदर्श किसान कानून कैसा होना चाहिए था? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। पहली चीज़ है कि अगर ये आंदोलन किसानों ने शुरू किया है सही में, भारत में किसानों के उपज के लिए बाजार नहीं है। लोग कीमत की बात करते हैं, मैं कीमत की बात नहीं करता, मैं बाजार की बात कर रहा हूँ। अगर किसान के अपने प्रोडक्ट का सही बाजार मिल जाए तो उसे किसी भी नियमावली के आगे बाध्य नहीं होना पड़ेगा। यहाँ बाजार की ज़रूरत है। पूरे दुनिया के लिए भारत एक बाज़ार बन गया है, लेकिन अपने ही किसानों के लिए भारत बाज़ार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। और यही कारण है कि आदर्श किसान या आदर्श कृषि या किसानी से जुड़े हुए कोई भी आदर्श परिप्रेक्ष्य सामने नहीं आ रहा है। अगर बाज़ार उपलब्ध होगा तो यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी और किसान कृषि के जो सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट हैं उनके तरफ उनका झुकाव होगा। और मुझे लगता है कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से किसानों की वार्षिक आय औसतन काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि बाज़ार उपलब्ध कराने की बात, तो आपको नहीं लगता है कि इस एक्ट में जो होर्डिंग को अलाउ किया गया है, तो वही सरकार के पीछे, सरकार की मंशा इसके पीछे यही है कि एक बाज़ार उपलब्ध हो जाए? क्योंकि सरकार के पास, ये हम लोग पिछले कई सालों से, आज़ादी के बाद से इनफैक्ट देखते आ रहे हैं कि सरकार के पास स्टोर करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नहीं। और जो आर्थिक संसाधन भी हैं तो उसमें संभव नहीं दिखता है। तो पिछली बार बहुत दिनों से पीपीपी मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें जो होर्डिंग को अलाउ किया गया है, तो चूंकि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, उद्योगपति हैं, तो वो अपना गोडाउन बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और वो माल को खरीद सकते हैं। तो होर्डिंग को अलाउ करने के पीछे सरकार की मंशा ये भी हो सकती है। और अगर बाज़ार चाहिए तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनको थोड़ा एफिशिएंट बनना होगा। तो सब मिला करके तो फिर सरकार का हर कदम जस्टिफाई हो जाता है। नहीं, जस्टिफाई तो हो रहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि जस्टिफाई हो रहा है। एक पिछली पंजाब की किसी इलाके की घटना है, आलू के उत्पादन को लेकर के शुरू हुआ था जी। 10 गाँवों के किसानों को कोई कंपनी गई थी और उसने आलू उत्पादन के लिए सारी सुविधाएं दी, इंश्योरेंस कराया, सब कुछ कराया और 10 रुपये केजी के हिसाब से उनका रेट फिक्स कर दिया। पहले साल 10 रुपये केजी लिया, दूसरे साल मंडी में क्या हुआ कि 8 रुपये केजी आलू बिकने लगा। अब उस कंपनी को लगा कि भाई मुझे तो 10 रुपये के देने पड़ेंगे। तो वहाँ पर कंपनी ने आनाकानी शुरू की और जो एग्रीमेंट कराया था उसमें लिख दिया था कि हम इस साइज के आलू 10 रुपये केजी लेंगे। वहाँ तो किसान मारे गए। कंपनी ने मार्केट से आलू उठा लिया। अब वो किसान भी 10 के बजाय मार्केट में जाकर के 8 के आलू बेच दिए। तो कहीं ना कहीं उस कंपनी पर गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं था। तो वैसी परिस्थिति में किसानों की विश्वसनीयता, मैं पहले से ही कहा था कि आप किसानों को विश्वास में लेंगे चाहे जैसे भी लें। किसी भी बिल के इम्प्लीमेंट, किसान देश का सबसे बड़ा हिस्सा है और उसको किसी भी बिल पर ले जाने के लिए उसको समझाना पड़ता है और आपको उसे समझाना होगा और कहीं प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले से जो कंपनियों ने बदनाम कर रखा है उसकी वजह से सरकार को परेशानी हो रही है। अगर कंपनियां पहले किसानों को चीट नहीं की होती तो किसान आज आंदोलन पे नहीं आते, रियल किसान। अभी ये आंदोलन है कि नहीं है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कंपनियों ने पहले चीट कर रखा है और ये नहीं है कि इसी सरकार में चीट कर रखा है, नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों के समय में भी चीट कर रखा है, लेकिन अब उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये देखना होगा। आज हमारे साथ नरेंद्र सर हैं जो अपना अनुभव हमारे साथ साझा किए और इस कार्यक्रम में बने रहिए। हम लोग आगे इसी तरीके से सामयिक विषयों का विश्लेषण करते रहेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।